चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने मीटर ब्रिज पूरा पढ़ लिया था, छोटा सा था। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कैसा सेटअप होता है, वो सब हमने देख लिया था, है ना। और उसकी 3 एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे थे, और 3 में से हमने 2 पढ़ ली थी। पहली कि किसी भी अननोन जो ईएमएफ है उसको कैसे निकालना है, कि कोई सेल हमारे पास है सेकेंडरी सर्किट में, उसकी ईएमएफ हमको नहीं पता है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालना है ये हमने कल देखा था, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमारे पास 2 सेल्स दी हुई हैं, ठीक है, एक की ईएमएफ E1 है, एक की ईएमएफ E2 है, तो हमको दोनों की ईएमएफ को कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो भी हमने देखा था सेकंड एप्लीकेशन में। तो उसमें आया था E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। L1 क्या है, जब सेल 1 को तुमने लगाया था तब बैलेंसिंग लेंथ जो मिल रही थी, और L2 क्या है, जब सेल 2 तुमने लगाया था तब जो बैलेंसिंग लेंथ आपको मिल रही थी, ठीक है। उसमें क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो कभी कभी कुछ ऐसा करता है, ये E1, ये E2, ठीक है, नीचे ये आपका E3, ये गैल्वेनोमीटर, ये आपका कनेक्ट करवाया जॉकी से, ठीक। तो सबसे पहले जब इन दोनों को आप आपस में ज्वाइन करोगे, मतलब इनके बीच का जो स्विच है उसको क्लोज करोगे, तो सर्किट में क्या आएंगी, आपकी 2 बैटरीज आएंगी। तब सपोज आपको बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है, मान लो 40 सेंटीमीटर, ठीक। और जब नीचे वाले को कनेक्ट करवाया गया, उनके बीच का, उसका और गैल्वेनोमीटर के बीच का स्विच बंद किया गया, तब सर्किट में कौन आ जाएगा, नीचे वाली जो सेल है जिसकी एमएफ E3 मैंने लिखी है ना। तब मान लो बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है कुछ 50 सेंटीमीटर, ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि अगर आपको एक ईएमएफ दी हुई है तो आप बाकी दोनों कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। अब हुआ क्या, जब आप पहली बार स्विच को बंद करेंगे, जब ऊपर की 2 सेल्स आएंगी आपकी सर्किट में, तब जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो वो कैसी बनाएंगे, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट वही है। सपोज आपने पहले 3 स्टेप से क्या निकाल लिया, लेमडा की वैल्यू निकाल ली, और लेमडा की वैल्यू निकाल के आपने, फर्स्ट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, ये ए है, ये सी है, ठीक है। और ये फर्स्ट सिचुएशन में बैलेंसिंग लेंथ है, सपोज मैंने बोला था 40 सेंटीमीटर, ऐसे एग्जांपल के लिए, ठीक। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्राइमरी सर्किट में करंट बनाना है, उसकी हेल्प से पूरी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है, उसकी हेल्प से लैम्डा निकालना है, और उसकी हेल्प से एसी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। स्टेप्स वही हैं आपके, ठीक। अब मेरा एक सवाल है कि जो एसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्या वो यहां इसके अक्रॉस होगा, बिल्कुल होगा, है ना। पर अब इनके अक्रॉस कितना आएगा, दैट विल बी E1 माइनस E2। वो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा 2 सेल्स आपको दे देगा, कंसेप्ट वही रहेंगे आपके, समझ में आ गया। तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू लेमडा इंटू 40, यही तो सीखे थे हम कल। और फिर जब स्विच को नीचे कनेक्ट करवाओगे सिचुएशन 2 में, तब आपका क्या इक्वेशन आएगी, टर्मिनल्स का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E3 के इक्वल, और दैट विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू L2, जो उस केस में बैलेंसिंग लेंथ आएगी। जरूरी नहीं है 40 आए, ठीक है, अलग ही देता है जनरली वो, क्योंकि सेल्स की ईएमएफ अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग लेंथ भी आपकी अलग अलग आएगी, ठीक है। कंसेप्ट वही है आपका, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा, कि क्योंकि मेरे पास पोटेंशियोमीटर वायर कभी चेंज नहीं हो रही है, तो उसका लैम्डा चेंज नहीं हो सकता। लैम्डा इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर, वो चेंज नहीं होगा। चाहे आप सेकेंडरी में सेल 1 को कनेक्ट करवाएं, चाहे सेल 2 को कनेक्ट करवाएं, लैम्डा विल रिमेन सेम। लैम्डा क्या है, ध्यान से समझो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। उसकी हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं, ये जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिटरी मेथड से, और उसके अक्रॉस जो होगा वही बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। क्यों, क्योंकि इस केस में बैटरी जो है वो कोई करंट आपका नहीं दे रही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर बैटरी करंट देती तो गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करता आपका। समझ में आ रहा है।
हर बार जरूरी नहीं है कि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हो, वो भी सकता है, वो नहीं भी। पर कल जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी 1 और 2, उसमें आपका कोई करंट सप्लाई नहीं हो रहा था सेकेंडरी सर्किट में, तो इसलिए बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के इक्वल आता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं करंट में। और वही पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा जो एसी के अक्रॉस आएगा आपका, तो वहां से हमने बैटरी का ईएमएफ निकाला था। ठीक है, सेकंड भी हमने वहीं से पढ़ा था। अब आज पढ़ते हैं थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तीनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, सबसे सवाल आ चुके हैं आपके। तो थर्ड एप्लीकेशन लिखो लास्ट, चैप्टर कंप्लीट अब। सो थर्ड एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट, ध्यान से समझना इसको, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब सेकेंडरी सर्किट में जो सेल लगी है, इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, समझ रहे हो? अब वही हमको कैलकुलेट करना है कि टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं फिर से सर्किट एक बार ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका प्राइमरी सर्किट, इसमें बैटरी है, रियोस्टेट है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक, जिसकी लेंथ भी आपको क्वेश्चन में दी होगी। आज क्वेश्चन भी करेंगे इसके 2-3, तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी में ई अननोन, ठीक है, उसका कुछ इंटरनल, ये गैल्वेनोमीटर, और ये आपका जॉकी। ठीक है, अब ई तो चलो हमने निकालना सीख लिया। अब मान लो ये जो सेल है, इसकी ईएमएफ हमको क्वेश्चन में दी हुई है कि इसकी ईएमएफ ई है आपकी, मान लो 10 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ तो दी है। चलो ई ऊपर यूज हुआ है, तो ये चलो ऊपर E1 ले लेते हैं, ये ई रहने देते हैं। ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि इस जो सेकेंडरी सर्किट में सेल लगी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो आधे लोग सोच सकते हैं, जिन्होंने कल अच्छे से देखा होगा, कि सर जब कल हम कर रहे थे तो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां पे है ना, वो तो ई के इक्वल ही आएगा। क्यों? क्योंकि कोई करंट नहीं दे रहा है, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है। वही तो फंडा है नल डिफ्लेक्शन का, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाता है, वो पॉइंट हम ढूंढते हैं, उसी को नल पॉइंट बोलते हैं। अब आपको वो चीज समझ में आ रही है कि ये वोल्ट मीटर से ज्यादा इफेक्टिव क्यों है? क्यों? क्योंकि ये अननोन ईएमएफ को निकालने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, देख रहा है। और वोल्ट मीटर में क्या होता है, वो सर्किट से करंट ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से उसकी रीडिंग खराब होती है। मैंने कल भी लिखवाया था, ये बेटर डिवाइस है वोल्ट मीटर से, क्योंकि ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। ठीक है, अब वापिस आते हैं इसी पे। अब आधे लोग सोच सकते हैं, जिन्होंने कल अच्छे से समझा होगा, कि सर कल जो हमने किया था कि हमने पहले निकाला था पूरी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, फिर यूनिटरी मेथड लगा के हमने निकाला था एसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। सी हर केस में मैं नल पॉइंट को बोल रहा हूं, ध्यान दो। ठीक है, बैटरी चेंज हो जाएगी तो आपका नल पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, पर मैं उसको नाम सी ही दे रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए। अच्छा, तो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल आएगा, ठीक। वो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली इन दोनों के अक्रॉस जो होगा उसके इक्वल आएगा, और उन दोनों के अक्रॉस मैं पहले ही निकाल चुका, तो वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? ईएमएफ के इक्वल। बिल्कुल सही है, ये हमको कल समझ में आ गया था। पर उसमें कभी आर तो आया ही नहीं हमारा, क्योंकि आर तब तक नहीं आता है जब तक बैटरी करंट सप्लाई नहीं करती है। क्योंकि बैटरी अगर करंट आई ऐसा गया, तभी तो हम बोलेंगे कि टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर होगा। याद है ना ये चैप्टर? ठीक है, जब मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ाया था, तब 3 सिचुएशन बताई थी, याद करो। अगर सेल कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है, कोई करंट उससे नहीं जा रहा है, तो टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल आता है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तब टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर आएगा, है ना। और अगर बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब एज अ क्या काम कर रही है आपका? लोड सोर्स लोड, तो एज अ लोड काम कर रही है, तब आपका क्या होगा? तब टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस आई आर आएगा। याद है ये सारी चीजें? अच्छा, तो कल तो हमने जो पढ़ा था उसमें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमेशा नल डिफ्लेक्शन पे काम करेगा, ठीक है, ये पूरा सेटअप नल डिफ्लेक्शन पे काम करेगा, तो अगर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली इसने करंट नहीं दिया होगा, ये कल हमने देखा था। पर आज क्योंकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो अभी भी नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगर अभी भी ये करंट इससे फ्लो नहीं होगा, तो अभी भी तुम क्या बोलोगे? टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई के इक्वल आएगा।
और उसको किसके इक्वल कर दोगे, VAC। अभी भी R नहीं आया आपका, पर मेरा तो एप्लीकेशन ही क्या है, स्मॉल r की वैल्यू निकालना। तो इस केस में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनना, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आते हैं इसके ऐसा। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R यहां पे लगाया जाता है, ठीक है। ये कुछ RH बोल लो या RP बोल लो, ठीक। तो स्मॉल r कैलकुलेट करने के लिए सेकेंडरी सर्किट में एक कैपिटल R रेजिस्टेंस भी लगाया जाता है। देखते हैं उससे क्या फायदा होगा। अभी भी आप क्या करोगे, जॉकी को स्लाइड करवाओगे इस वायर के ऊपर, कब तक, जब तक आपको दिखेगा गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन नहीं आ जाता। सपोज ये पॉइंट आपको मिला जहां पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जिसको हमने बोल दिया C, ठीक है। C इज कॉल्ड नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट। यहां तक समझ में आया। गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से अभी भी कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि काम ही नल डिफ्लेक्शन पे करता है। पर अब एक चीज हुई क्या, कि अब जो है वो कुछ करंट फ्लो करेगा ऐसा, ये ऐसा दिख रहा है आपको। और वो कितना करंट होगा आपका, दिस IS मतलब करंट इन सेकेंडरी बोल देते हैं, दिस IS दैट विल बी इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आया समझ। अभी तक करंट फ्लो नहीं कर रहा था क्योंकि आप डायरेक्टली सेल को कनेक्ट कर रहे थे गैल्वेनोमीटर से, पर अब करंट फ्लो करेगा क्योंकि आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी लगाया है। तो अब करंट फ्लो करेगा। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सब आता होगा। तो ये करंट ऐसा फ्लो करेगा, वहां से करंट नहीं जाएगा क्योंकि वो तो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब उधर करंट नहीं जा रहा है। तो पूरा का पूरा ऐसा फ्लो करके आपका ऐसा जाएगा। सही है। क्या इस करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, क्योंकि नीचे के सर्किट के लिए कैपिटल R और इंटरनल रेजिस्टेंस वो दोनों किस में होंगे, सीरीज में। तो दिस करंट विल बी E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बिल्कुल सही बात है, ठीक है यहां तक। बस अब क्या, खत्म कहानी। क्या हम VAC पहले निकाल चुके, उसमें करंट निकाला, ठीक है। फिर AB का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, करंट इनटू इसकी रेजिस्टेंस करके, फिर लैम्डा निकाला, फिर उसकी हेल्प से VAC निकाला यूनिटरी मेथड से, ठीक है। वो स्टेप्स तो वही हैं आपके। अब मेरा एक बोलना है, मतलब मैं एक चीज बोल रहा हूं, क्या ये सही है, ध्यान से सोचना, कि अब जो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो मैंने इससे बनाया, वो EMF के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि अब I करंट ऐसा जा रहा है। तो अब टर्मिनल्स का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E माइनस I इंटू R। पढ़ चुके हो, ठीक है। और वही पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल का क्रॉस आएगा, क्या वही AC के इक्वल होगा, देखो ना ध्यान से। सही है। तो दिस potential difference between the terminals of battery which is E minus IR that should be equal to potential difference across AC। आया समझ। सो E माइनस IS वो हमने पहले निकाल लिया, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू VAC। कैपिटल R प्लस स्मॉल r आपका एलसीएम, ER कैंसिल, सो E कैपिटल R इज इक्वल टू VAC। अब ये इक्वेशन है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल r। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैपिटल R क्या है वो पहले से देगा, बैटरी की EMF क्या है वो पहले से देगा, ठीक है। और VAC तो आप निकाल ही लोगे सारी वैल्यूज डाल के, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसका रट्टा नहीं मारना। आधे लोग रट्टा मार जाते हैं, रट्टा नहीं मारना, समझो कैसे आया, ठीक है। सो E R अपॉन R प्लस R दैट शुड बी इक्वल टू VAC। और VAC आप प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज इक्वेशन में डालो, स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आधे लोग बोल सकते हैं सर इतना बड़ा क्यों किया आपने। आप ऐसा करो ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, जो इन दोनों के अक्रॉस होगा वही इन दोनों के अक्रॉस, और अल्टीमेटली वही इन दोनों के अक्रॉस। बिल्कुल सही है। तो इन दोनों के अक्रॉस कितना होगा, दैट विल बी IS इंटू R। तो जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, वही इसके बीच में, सही है, और वही इसके बीच में, तो दैट शुड बी इक्वल टू VAC। बिल्कुल सही है ये भी। तो IS की वैल्यू डाल दो, E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू VAC। देखो दोनों सेम इक्वेशन आई है, ठीक है। तो अब तो करंट पूरा पढ़ लिया, अब तो ये सब आना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों है, डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस
इन दोनों के बीच में होगा, ऑब्वियसली वो बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस होगा। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा नहीं हुआ, आधे आर्ग्यू कर सकते हैं कि जरूरी है एसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल के क्रॉस हो, है ना? कर सकते हैं, बिल्कुल उनको लग सकता है। जैसे मैं कल से बार बार बोल रहा हूं कि आप एसी का क्रॉस निकाल लो, वो डायरेक्टली बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ वो होना चाहिए। जिनको नहीं आया वो मैं बताता हूं, देखो आगे देखना ध्यान से, कि जिनको समझ में नहीं आया कि हम बार बार एसी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के टर्मिनल का क्रॉस कर दे रहे हैं, और टर्मिनल का क्रॉस कितना होगा, वो ई भी हो सकता है, वो ई से कम भी हो सकता है। जैसे पहले दो केस जो हमने पढ़े थे उसमें बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही थी, तो टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली ई के इक्वल हमने लिखा था और उसको डायरेक्टली वीएसी के इक्वल लिखा था, है ना? पर इस केस में क्योंकि हमने कैपिटल आर लगाया तो सेकेंडरी में भी करंट जाएगा, तो टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई माइनस आई आर, उसी को हमने अब वीएसी के इक्वल लिखा है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि वीएसी को हम बार बार बैटरी के टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल क्यों ले रहे हैं, देखना ध्यान से। वैसे आधों को समझ में आ गया होगा लॉजिक। ठीक है, सबको पता है गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, बिल्कुल, और इस केस में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, अब एसी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल का क्रॉस होगा, ठीक है, और इस केस में बैटरी के टर्मिनल का क्रॉस ई के इक्वल होगा, है ना? अब एसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डीई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल कैसे हुआ? कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए पर कुछ को हो सकता है, तो उनका मैं डाउट क्लियर कर देता हूं कि ऐसा क्यों होगा। सपोज मैं मान लेता हूं, सपोज एसी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है किससे? डीई से, या एसी का पोटेंशियल डिफरेंस कम है डीई से। सही है, मतलब एसी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डीई से ज्यादा या कम, मतलब इक्वल नहीं है। अब आधे लोग बोलेंगे सर ये एसी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो आएगा, तो उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। बहुत बच्चों के डाउट आता है सर एसी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो आएगा, डायरेक्टली वायर से कनेक्ट है ना? ऐसा सोच सकते हैं। ये जो वायर है आपकी पोटेंशियोमीटर, इसका रेजिस्टेंस है, तो हर छोटे छोटे टुकड़े पे रेजिस्टेंस आएगा आपका। समझ में आ रहा है? हर छोटे छोटे पोर्शन में कुछ रेजिस्टेंस आएगा, तो एसी का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ऑब्वियसली करंट भी फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा ही ना। तो ये मत समझना कि डायरेक्टली वायर से कनेक्ट है तो ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा, नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपकी, इस पार्ट की भी कुछ रेजिस्टेंस है, सिखाया था ना कल। ठीक है, चलो अब खुद सोच के देखो कि अगर एसी का पोटेंशियल जो है वो डीई से ज्यादा या कम हो जाए, इक्वल नहीं है, तो खुद सोचो क्या करंट फ्लो नहीं करने लगेगा? बिल्कुल करने लगेगा। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह ऊपर नीचे सेम नहीं है तो आपका करंट फ्लो करने लगेगा, और करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर से भी जाएगा, और गैल्वेनोमीटर से जाएगा तो आपका क्या होगा? बोलो बोलो, गैल्वेनोमीटर से अगर करंट जाएगा तो नल डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा? पर हमारा गैल्वेनोमीटर तो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एसी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डीई के क्रॉस आना चाहिए, अदरवाइज तो करंट फ्लो करने लगेगा आपका, है ना? समझ रहे हो? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग की किधर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, एसी के लिए कि डीई के लिए। समझ रहे हो? तो अगर हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अगर हमारा गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं सीधा सीधा एक बात बोल सकता हूं कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होगा, एसी के क्रॉस और डीई के क्रॉस। तो सबसे पहला काम है आपको सी पॉइंट फाइंड करना, वो क्वेश्चन में दे देगा, बैलेंसिंग लेंथ। उस एसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वो आपको प्राइमरी सर्किट सॉल्व करके मिल जाएगा। जो एसी के क्रॉस होगा वही नीचे सेकेंडरी सर्किट में बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस ईएमएफ के इक्वल हो भी सकता है और बैटरी के ईएमएफ के इक्वल नहीं भी हो सकता। वो देख के चलो कि करंट सप्लाई हो रहा है या नहीं। पहले दो केस में करंट सप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो हमने डायरेक्टली टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल लिया। पर जो आज हमने थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन पढ़ी उसमें क्योंकि करंट आपका फ्लो कर रहा था तो इसलिए टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर आएगा। या डायरेक्टली आप यहां से भी निकाल सकते हैं, जो यहां के क्रॉस होगा वही यहां के क्रॉस, और जो यहां के क्रॉस वही यहां के क्रॉस। सिंपल, कोई समस्या नहीं। तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर, चैप्टर आपका समाप्त। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें एक आध बची होगी तो वो अगले चैप्टर के बीच बीच में मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे बची नहीं है,
ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका खत्म हो गया है। सारी थियरी अच्छे से पढ़ो, सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझो। बहुत आसान चैप्टर है, पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको बोल सकते हो। ठीक है, मेन नीट सब में सवाल आएंगे। एडवांस में डायरेक्टली अगर नहीं भी पूछेगा, पर इस चैप्टर का बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा। समझ रहे हो? डायरेक्टली भी पूछता है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली नहीं पूछता, इस चैप्टर से भी पूछता है। पर नहीं पूछा तब भी इस चैप्टर का यूज क्वेश्चन में करवाता है वो। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझो। कैसे तीनों एप्लीकेशन की, कैसे मीटर ब्रिज हमने पढ़ा। हाँ, मीटर ब्रिज में मैंने बैटरी नहीं लगाई थी, तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर बैटरी कहाँ लगी है मीटर ब्रिज में, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो बैटरी कहाँ लगी है? तो बैटरी जो लगी होती है वो जो नीचे हमने मीटर स्केल बनाया था उसके दोनों एंड्स के अबाउट लगी होती है। मतलब ए बी अगर एंड्स को नाम दो तो ए बी के बीच में बैटरी रहती है आपकी। ऐसा सपोज ये मीटर स्केल है, तो ये आपकी बैटरी ऐसे रहती है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चन ही करेंगे अगले आधे घंटे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको नोट करो। और सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के ही करेंगे, फिर टाइम अगर बचा तो पुराने इस चैप्टर के और क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस को नोट करो, खुद से करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो आगे देखो, पर समझो अच्छे से, पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से नोट करना क्वेश्चंस को और उनको ट्राई करना। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस है सामने लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है सारे के सारे। ठीक है, अच्छे से इनको नोट करो और खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, ये कर लिए तो इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कंसेप्ट्स बस सीखो, रटना नहीं है कुछ भी, ना पोटेंशियोमीटर में ना मीटर ब्रिज में। तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, on interchanging the resistances the balance point of a meter bridge shifts to the left by 10 centimeter. ठीक है, the resistance of their series combination is 1 kilo ohm, मतलब 1000 ohm. ठीक, how much was the resistance on the left slot before interchanging the resistances? अब पहली चीज तो एक क्वेश्चन समझने के लिए आप सबको अंग्रेजी आनी चाहिए काफी अच्छी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है जो लिखा है अच्छा सा। ठीक है, इंग्लिश आनी चाहिए, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा पूछ क्या रहा है। ठीक, तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूं जिनकी थोड़ी कमजोर है। तो अगर सपोज इनिशियली लेफ्ट गैप में R1 रेजिस्टेंस है, ठीक, और राइट गैप में R2 रेजिस्टेंस है। ठीक, सबसे पहली चीज तो जो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी R1 प्लस R2, उसकी रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 1000 ओम। मतलब पहली इक्वेशन मिल गई, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1000 ओम। ठीक, दूसरी चीज, अगर हम उन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, मतलब लेफ्ट गैप में R2 लगाते हैं, राइट गैप में R1 लगाते हैं, तब जो हमारा बैलेंस पॉइंट है, ठीक, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया है। मतलब इसका क्या है कि जब R1 R2 थे, तब मान लो बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट एंड से L डिस्टेंस पे आई, तो जब R2 R1 हो गए, तब जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ आई वो लेफ्ट एंड से L माइनस 10 पे आई, क्योंकि लेफ्ट में और शिफ्ट हो गया आपका। मैं डायग्राम भी बनाऊंगा ताकि और क्लियर हो जाए। समझ गए? क्वेश्चन नोट कर लिया? मैं यहां से अब हटाने जा रहा हूं क्वेश्चन। चार ऑप्शन है सामने, 990, 910, 900, 550। ठीक है, और किसकी वैल्यू पूछी है उसने? लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस था बिफोर इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करने से पहले। तो पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से लिख लो। ठीक है, मैं यहीं पे इसका बता रहा हूं कैसे करना है, खुद से ट्राई करो, पहले हो जाएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मैथ लगेगा। हाँ, मेडिकल वाले लोग ध्यान देना, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन में थोड़ा सा मैथ लगता है, कैलकुलेशंस, तो डरना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखो, सब कुछ होगा। ठीक है, चलो देखो, तो इनिशियली डायग्राम कैसा था वो मैं बताता हूं आपको। इनिशियली कुछ ऐसा डायग्राम था, ये लेफ्ट गैप, इसमें रेजिस्टेंस सपोज R1, इसमें रेजिस्टेंस आपका R2, ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर विच इज कनेक्टेड टू अ जॉकी, ये आपकी मीटर ब्रिज वायर, मतलब ये मीटर वायर आपकी। ठीक है, तो तब मुझे नहीं पता बैलेंसिंग लेंथ कहां पे मिली,
ठीक है, मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि बैलेंसिंग लेंथ कहां पे मिली, तो मैं खुद से मान लेता हूं कि बैलेंसिंग लेंथ मिली लेफ्ट डिस्टेंस से x बराबर। पर अगर ये x है तो ये तो मैं श्योरली बोल सकता हूं दिस विल बी 100 माइनस x। ये मैंने x सेंटीमीटर में लिया क्योंकि टोटल लेंथ मीटर वायर की कितनी रहेगी 100 सेंटीमीटर। अब क्या इक्वेशन बनानी है वो आपको पता ही है, ये बाय ये इज इक्वल टू ए बाय ए, प्रूव किया था हमने। ठीक है, मैंने बताया भी था कि कंफ्यूज मत होना कि रेजिस्टेंस बाय लेंथ कैसे कर दिया, वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस है, पर फाइनली जब सॉल्व करोगे लेंथ बच जाती है आपकी बराबर। तो यहां से कुछ इक्वेशन आएगी वो मैं साइड में लिख दूंगा। फाइनली क्या हुआ वो ध्यान से समझो, कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा। फाइनली क्या हुआ, लेफ्ट गैप में आपने लगा दिया R2 और राइट गैप में आपने लगा दिया R1। इंटरचेंज का मतलब पता है ना। और ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर विच इज फर्दर कनेक्टेड टू जॉकी। और अब आपका बैलेंसिंग पॉइंट जो है, जो बैलेंसिंग लेंथ है वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, अगर मैं डायग्राम सही से बना पाया, हाँ ठीक है, ये लेंथ छोटी दिख रही है तो मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, नई बैलेंसिंग लेंथ, दिस इज x माइनस 10। अब ये क्या हुआ, ये कितनी मानी थी आपने x, और क्वेश्चन में गिवन है इंटरचेंज करने के बाद जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में शिफ्ट हुई तो x माइनस 10 ही तो रहेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये तो आसान है, कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स माइनस 10, तो दिस विल बी 100 माइनस एक्स माइनस 10, 110 माइनस एक्स। ऐड करके देख लेना 100 आना चाहिए, आ रहा है क्या, चलो अरे आया समझ। चलो अब इक्वेशन बनाते जाओ। सबसे पहले क्योंकि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन करेगा तो ये बाय ये R1 बाय एक्स दैट शुड बी इक्वल टू R2 अपॉन 100 माइनस एक्स, इक्वेशन 1। यहां से बोलो R2 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू R1 अपॉन 110 माइनस एक्स, इक्वेशन 2। ठीक है, कुछ मिल रहा है क्या, मल्टीप्लाई कर दे, हाँ करो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 कर दो। अब आगे तो मैथ है देखो, R1 R2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 110 माइनस एक्स। ठीक, R1 R2 कैंसिल, अरे बाप रे इतना बड़ा, इतना बड़ा, चलो कोई बात नहीं, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 0 0 1 1 माइनस 100x माइनस ये तो माइनस 210। ठीक, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इनको उधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक, अब क्या करो 210x को इधर ले आओ तो 11000 शुड बी इक्वल टू 200x शायद, तो x कम्स आउट टू बी 55 सेंटीमीटर, मतलब ओरिजिनल बैलेंसिंग लेंथ आपको मिल गई 55 सेंटीमीटर। सही है, किसी एक में डाल दे, इसमें डाल दो। सो R1 बाय 55 शुड बी इक्वल टू R2 बाय 45। कितना आ गया बोलो, R2 कम्स आउट टू बी 9 R1 बाय 11। मैंने R2 को R1 की टर्म में लिख दिया क्योंकि अल्टीमेटली मुझे R1 चाहिए, R1 मतलब लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस था बिफोर इंटरचेंजिंग। अब एक और इक्वेशन मुझे पता है, दोनों का सीरीज में अगर लगाओगे तो आपको नेट मिलेगा 1 किलो ओम, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 1000 आपको दी हुई है। ठीक, तो R1 को R1 रहने दो, R2 इन सबको सोल्व करके मैंने R2 निकाला, 9 R1 बाय 11 दैट शुड बी इक्वल टू 1000, 11 9 20 R1 बाय 11 शुड बी इक्वल टू 1000, 20 50 R1 comes out to be 550 ओम। शायद ऑप्शन था, जो भी ABCD में से देख लेना कौन सा ऑप्शन था। ठीक है, 550 ऑप्शन था आपका, कुछ तो डी ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आएगा आपका डी, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ होना चाहिए था क्योंकि कैलकुलेशन है, सिर्फ कंसेप्ट उतना ही है जो हमने कल सीखा था। समझ रहे हो, मुश्किल कुछ नहीं है इस चैप्टर में, तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, बस ये चैप्टर मांगता है तो प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे सर्किट सॉल्व करने की उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, चलो हो गया पहला। चलो अब दूसरा ट्राई करो नोट करके, ठीक है, खुद से
मैं आगे बता रहा हूं कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये पोटेंशियोमीटर का है। मीटर ब्रिज के और भी बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, शीट मिलेगी उसको सॉल्व करना, सब हो जाएंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं। एक प्राइमरी सर्किट है जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी है, एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट कैसे लगाते हैं मैंने कल समझाया था। और एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, जिसकी लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर और जिसका रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन है 4 ओम, ठीक है। और नीचे सेकेंडरी सर्किट में एक और बैटरी आपको दिखेगी जिसकी ईएमएफ है ई। क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है कि जब ई की वैल्यू, ई मतलब नीचे वाली सेल की ईएमएफ, उसकी वैल्यू जब 0.5 वोल्ट है, तब जो रियोस्टेट में आपने रेजिस्टेंस लिया वो 2 ओम लिया। मैंने कल बताया था रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप सर्किट की करंट वेरी कर सकते हो बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। रियोस्टेट में मतलब आप रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। ये एरो आपको बताएगा कितनी रेजिस्टेंस आपने इंक्लूड करवाई है। तो जब ई की वैल्यू 0.5 वोल्ट थी, तब आपने कितनी रेजिस्टेंस इंक्लूड करवाई, 2 ओम। समझ रहे हो? लैब में देखोगे तो आपको सब दिख जाएगा रियोस्टेट कैसा सा होता है, कैसे यूज करते हो। नल पॉइंट कहां मिला आपको, इस जे पॉइंट पे जो हम सी लिखते थे अभी तक, ठीक है, वो उसका मन उसने जो भी लिखा। अब इस सेल को आपने रिप्लेस किया एक दूसरी सेल से जिसकी ईएमएफ है E2। मैं बोर्ड पे नहीं बना रहा हूं, अलग से बना देंगे, ठीक है। अभी भी नल डिफ्लेक्शन कहां मिला आपको, जे पे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नल डिफ्लेक्शन उसी पॉइंट पे तब मिलेगा जब आपको दोनों सेल्स की ईएमएफ सेम होगी। इतना कंसेप्ट सीख गए हो ना अब तक, मैंने बहुत अच्छे से बताया पोटेंशियोमीटर। तो जे पे नल डिफ्लेक्शन वापस मिल रहा है, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि दोनों की ईएमएफ सेम होगी। मतलब जो पहले ई था 0.5, बाद में भी वही होगा। पर उसने एक चेंज और किया, क्या, अब आर एच की वैल्यू, मतलब जो रियोस्टेट में रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 6 ओम, पहले कितनी थी 2 ओम, अब कितनी 6। तो ऑब्वियसली ऊपर करंट वेरी करेगा। ऊपर करंट वेरी करेगा तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। वो वेरी करेगा तो इस बार लैम्डा वेरी करेगा। अभी तक मैं क्या बोल रहा था आपको, जब भी आप दो अलग अलग सेल्स कंपेयर करते हैं, जो हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसमें हमने लैम्डा सेम लिया था। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सर्किट में उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, तो लैम्डा तो चेंज होने का सवाल नहीं उठता। पर इस क्वेश्चन में उसने प्राइमरी सर्किट के साथ छेड़छाड़ की है। क्या छेड़छाड़ की है? इनिशियली रियोस्टेट में वैल्यू थी 2 ओम, फाइनली वैल्यू आपने ली 6 ओम। तो ऑब्वियसली ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ओवरऑल करंट आपका, सॉरी, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ओवरऑल करंट आपका कम हो जाएगा। तो लैम्डा ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक। तो एजे का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो ईएमएफ की वैल्यू भी अलग आएगी आपकी। तो 4 ऑप्शंस है, कितनी आएगी, कर लोगे सॉल्व? तो 2 इक्वेशन बनेगी, एक इनिशियल सिचुएशन से और दूसरी आपकी बनेगी जब आपने E2 लिया था। करें स्टार्ट? चलो, इनिशियल डायग्राम तो आपके सामने ही है। E की वैल्यू कितनी थी 0.5। चलो देखो, सबसे पहले I की वैल्यू निकालते हैं। I इज द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट, दैट विल बी 6 बाय नेट रेजिस्टेंस। वायर का भी आएगा, रियोस्टेट का भी। वायर का कितना है 4, रियोस्टेट का कितना है 2, दैट विल बी 6। स्टेप समझो पोटेंशियोमीटर के। करंट निकाल लिया, कितना आया प्राइमरी में करंट, 1 एम्पियर। तो क्या इसकी हेल्प से आप ए बी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल, करंट इनटू रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? ए बी का। करंट कितना है 1, ए बी का रेजिस्टेंस 4, दैट विल बी 4 वोल्ट। क्या उसकी हेल्प से आप लैम्डा निकाल सकते हैं? बिल्कुल, दैट विल बी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल लेंथ। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 4 वोल्ट पर मीटर, बराबर? अरे बोलो। तो क्या आप उसकी हेल्प से एजे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल, दैट विल बी लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ एजे। लैम्डा कितना आया 4 इंटू लेंथ ऑफ एजे। और मेरा एक सवाल है, एजे के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, क्या वही बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस? बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया। और इस केस में जो बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस आएगा वही इक्वल होगा बैटरी के ईएमएफ के, है ना, जो आपका कितना है 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो बैटरी के ईएमएफ के इक्वल आएगा, जो कि कितना है आपका 0.5 वोल्ट, ठीक है। अभी स्क्रीन चली गई थी, वापस आ गई है, तो बोर्ड पे तो वही सब लिखा हुआ है। तो लैम्डा निकाल लिया, करंट निकाल लिया था प्राइमरी से, उसकी हेल्प से वीए भी निकाल लिया, उसकी हेल्प से लैम्डा निकाल लिया, उसकी हेल्प से वीएजे निकाल लिया। वीएजे कैसे निकाला समझ में आ रहा है? कल ही तो, आज भी सिखाया, कल भी सिखाया था। वो आएगा लैम्डा इंटू ये जो टोटल लेंथ है, वो हमको दी नहीं है तो एल ए जे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लैम्डा कितना आ गया 4 इंटू एल एजे, और एजे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस, और इस केस में गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कोई एक्सटर्नल रजिस्टर नहीं है, तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता है सेकेंडरी में, है ना। तो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, बैटरी का ईएमएफ, दैट इज 0.5। आया समझ। तो यहां से एल एजे मेरा आ जाएगा 0.5/4, मतलब 5/40, दैट इज 1/8 मीटर। इसका यूज शायद आगे होगा। यहां तक समझ में आ गया सबको। ये था इनिशियली जो हमको सर्किट दिया हुआ था। फाइनली क्या किया उसने, मैं बताता हूं। फाइनली ऊपर ये 6 वोल्ट की बैटरी, और ये जो उसने रियोस्टेट यूज करवाया है, उसने रेजिस्टेंस बहुत कम इस बार यूज करवाई है। कितनी यूज करवाई है, नीचे दिया है, नहीं सॉरी ज्यादा यूज करवाई है, ठीक है। कितनी यूज करवाई है वो उसने नीचे दिया है 6 ओम, पहले 4 ओम यूज करवाई थी, अब 6 ओम। ये आपकी ए बी, इसकी लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस 2 ओम, नहीं 4 ओम, वो क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। और नीचे बैटरी जो E2 है उसकी एमएफ आपको नहीं पता है। ये गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी, और फिर से नल पॉइंट कहां मिला आपको, जे पे, वो चेंज नहीं किया, वो क्वेश्चन में मेंशन किया है आपको, ठीक है। सवाल है E2 की वैल्यू निकालो, सेम कंसेप्ट। अभी भी करंट निकालो, बोलो। अब लैम्डा चेंज होगा तुम्हारा, देखना, खुद देखना। अच्छा ये सब नोट कर लिया, लैम्डा वैम्डा सब। एल की वैल्यू मुझे चाहिए होगी 1/8, ठीक है। चलो देखो आगे। तो करंट आई की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, 6 अपॉन ये प्लस ये, क्योंकि ये तो सीरीज में होंगे ना, तो 4 + 6 दैट विल बी 10, 4 इसका 4 ओम, ये 6 ओम, ठीक है। ऐसा ऐसा करंट जाएगा आपका, ठीक। कितना आ गया करंट, 0.6 एम्पियर। तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, दैट विल बी आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। आई कितना 0.6, ए बी का रेजिस्टेंस बोलो, वो तो वही रखा है उसने 4, दैट विल बी 2.4 वोल्ट, ठीक। लैम्डा कितना आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 2.4/1, दैट इज 2.4 वोल्ट पर मीटर। देखो लैम्डा चेंज हो गया, पहले 4 था, अब 2.4। किसकी हेल्प से आप एजे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, वी एजे दिख रहा है ना सबको। तो एजे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एजे की लेंथ, और एजे की लेंथ आपकी आई थी 1/8 शायद, तो ये हो जाएगा आपका 0.3। और मेरा एक सवाल है, क्या एजे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस, और वही किसके इक्वल होगा, बैटरी का ईएमएफ, वही आपको निकालना था। तो कितना आंसर आ जाएगा 0.3 वोल्ट। तो मुश्किल कुछ नहीं है, बस अच्छे से समझो क्या किया, कैसे किया, वो सब, ठीक है। सब आराम से हो जाएगा, तो डरना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, स्टेप्स वही हैं। आधे लोग इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, फिर वो 2 महीने बाद बोलते हैं सर पोटेंशियोमीटर वापस पढ़ाओ ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस टाइम तो रट्टा मारा होता है उन लोगों ने, ठीक है। तो रटना कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, ठीक है। अच्छे से समझो, कंसेप्ट समझो क्या है। पोटेंशियोमीटर के हर सवाल में वही करना है। थोड़ा टफ बनाने के लिए वो कुछ और दे देगा आपको, पर कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। एडवांस में थोड़ा टफ बना देता है वो, मेन में, ये मेन का सवाल है 2019 का, ठीक है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, तीनों 2019 मेन के क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा लेंदी है नो डाउट, मेन में लेंदी होता ही है, 2.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है आपको, ठीक है ना। 2 मिनट में, अभी तो 2.5 मिनट में हो गया, क्वेश्चन का काउंट कम हो गया, तो उतने देर में ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बस स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है। और कौन सा आपको एग्जाम में फाइनल में आपको एक एक स्टेप लिख के दिखाना है, ठीक है। अभी कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर जो डीपीपी आप दे रहे हैं उस पर जो टाइम आप लिख रहे हैं उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, वो लगेगा ही ना, क्यों, क्योंकि आप पूरा एक एक चीज लिख रहे हैं, एक एक स्टेप लिख रहे हैं आप, समझ रहे हो। और वो जो मैं टाइम उसमें देता हूं वो वाला टाइम देता हूं जो आप फाइनल में आपको लगना चाहिए, कि फाइनल में अगर उतने क्वेश्चन आए तो उतना टाइम, समझ रहे हो। और फाइनल में क्या करना आपको, अब ये सब थोड़ी ना लिखने बैठोगे आप, ठीक है। सीधा करंट 6/6 थोड़ी ना करोगे, समझ रहे हो। ऐसे ये सब स्टेप मिनिमाइज करोगे ना, सीधा करंट क्या 6/ये प्लस ये 6/6, दिमाग में कर लिया 1, है ना। और वो 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आई इंटू आर, आर इसका दिख ही रहा है आपको, तो सीधा 4, तो सीधा यहाँ पे जंप कर जाओगे आप, समझ रहे हो। वो प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। तो डीपीपी में अगर आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी लग रहा है सॉल्व करने में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसमें आप हर एक स्टेप लिख रहे हो। फाइनल में आपको वो स्टेप्स थोड़ी ना लिखने हैं, कोई चेक करने थोड़ी ना आ रहा है कि आपने कौन से स्टेप किए हैं,
समझ रहे हो? तो फाइनल में टाइम कम ही लगता है आपका। तो ये परेशान नहीं होना कि सर यहाँ मुझसे 15 क्वेश्चन 60 मिनट में हो रहा है तो फाइनल में 25 क्वेश्चन कैसे 60 मिनट में होंगे? वो होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि अभी आप एक एक स्टेप लिख रहे हो सॉल्यूशन में, ठीक है? तब आपको एक एक स्टेप नहीं लिखना है, आपको तुरंत स्टेप्स को रिड्यूस करके सीधा आंसर पे पहुंचना है, समझ रहे हो? तो अच्छे से पढ़ो, कोई चीज मुश्किल नहीं है, सब आसान है, क्या है इसमें मुश्किल है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, खूबसूरत सा क्वेश्चन, सेम वही पोटेंशियोमीटर के ऊपर, अनगिनत सवाल आते हैं पोटेंशियोमीटर पे, ठीक है? ये थे आपके मेंस के। कुछ टाइम के बाद, अभी इसके बाद अभी भी टाइम बचा है अपना काफी, 10-15 मिनट, मैं नीट के कुछ 3 क्वेश्चन लिखूंगा जो आ चुके हैं, ठीक है? तो लेवल का डिफरेंस देखना दोनों में, पर ऐसा भी नहीं है कि उसमें बहुत ही आसान आते हैं, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चलो देखो, क्वेश्चन है एजे की वैल्यू बताओ ताकि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे, ठीक है? एजे की वैल्यू बताओ सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, और सारी वैल्यूज आपको ऊपर दी है। ए बी की लेंथ L, ए बी का रेजिस्टेंस 12R, ऊपर जो बैटरी है उसकी EMF E, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक? और नीचे जो बैटरी है उसकी EMF E/2 और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 3R, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, एजे की वैल्यू बताओ कि कितनी होगी, ठीक है? चलो, तो एजे की वैल्यू आपकी कैसे निकालोगे? तो एजे की वैल्यू होगी, तो एजे कैसे निकाले, कैसे निकाले? बहुत आसान, वही सिंपल स्टेप्स जो आपने हैं। चलो करें स्टार्ट। तो सबसे पहला काम है मेरा करंट निकालना इन द प्राइमरी सर्किट। निकालो, बोलो। दिस आई विल बी E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R 12R, दैट इज 13R। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी। तो इसकी हेल्प से AB का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB, I E/13R, रेजिस्टेंस ऑफ AB 12R, दैट इज 12E/13। देखो सही है। अब लैम्डा निकाल लो आप लोग। लैम्डा कितना होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ जो L दी गई है। जो दिया गया है बस वो लेके सॉल्व कर दो, अपने मन से कुछ भी मत बना लो, ठीक? इसकी हेल्प से क्या एजे का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे? बिल्कुल, दैट विल बी लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ एजे। लैम्डा कितना आया आपका? 12E/13L इंटू लेंथ ऑफ एजे, वही तो हमसे मांगी है। और मुझे एक चीज पता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है? तो ये करंट आपका जा ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास, ठीक है? अगर करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, पर क्योंकि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो सेकेंडरी में करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा तो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? बैटरी के EMF विच इज E/2। आधे लोग सोच सकते हैं सर फिर 3R क्यों दिया? वो 3R पागल बनाने के लिए दिया उन लोगों ने, ठीक है? कर लोगे? एज VAJ इज इक्वल टू EMF E/2, तो 12E/13L इंटू LAJ दैट शुड बी इक्वल टू E/2। कर लोगे? LAJ उसने मांगा था, दैट इज 13L/24, ऑप्शन सी, ठीक है? तो ये सब था आपका मेन के क्वेश्चन। अभी कुछ देर, अभी 15-20 मिनट और बचे हैं, तो 15 मिनट अभी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, कुछ नीट के और कुछ अच्छे वाले, ठीक है? तो वो भी नोट करो और वो भी ट्राई करो खुद से, ठीक है? तो स्क्रीन पे अभी मैं लिख रहा हूं, स्क्रीन पे दिख जाएगा, पॉज करके क्वेश्चंस नोट करो, खुद से करने की प्रैक्टिस करो। इसी के करेंगे पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज के, ठीक है? क्योंकि ये पूरे चैप्टर से एक सवाल आएगा और इन दोनों से एक सवाल आएगा, ठीक है? वो आता ही आता है, कुछ भी हो जाए, ठीक? और पुराने तो हमने सारे टॉपिक के क्वेश्चन कर ही लिया ऑलमोस्ट, डीपीपीज भी मिल रहे उसमें भी हो गया, ये नया है तो इसी की प्रैक्टिस आज करते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर विच इज कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी पूरी 12th ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? 12th मतलब फिजिक्स में 58 to 60% वेटेज है 12th की, ठीक है? और उसमें भी एक चैप्टर 11th में काउंट होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो भी अभी नहीं हुआ है हमारा, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो अगले 3-4 महीने पढ़ेंगे सितंबर अक्टूबर मिड तक, तो उससे बहुत क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। मतलब मान के चलो 65% फिजिक्स उससे आने वाली है, 60 to 65, ठीक है? तो अभी भी अगर आपने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया है, वेव से लेके SHM से लेके
तो अभी भी बहुत अच्छा आपका हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो अभी भी। तो बोर्ड पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उनको नोट करो और करने की ट्राई करो। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा और देखना कैसे करना था, आपने क्या गलती की। ठीक है, चलो चलो ये क्वेश्चंस है, 2 ही करेंगे आज, जल्दी खत्म करेंगे 50-55 मिनट में। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं, दोनों नीट के क्वेश्चन है पास्ट ईयर। तो क्वेश्चंस क्या हैं देखो, और इसकी एक अलग से शीट मिलेगी, पूरा पोटेंशियोमीटर मीटर बेस, सिर्फ उसी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अच्छे से करना उसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंसेज इन 2 आर्म्स ऑफ मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम रिस्पेक्टिवली, मतलब लेफ्ट गैप और राइट गैप में, और बैलेंसिंग लेंथ है L1। वो क्वेश्चन में नहीं दिया, वो डायग्राम में उसने बनाया था। तो L1 बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी, तो दूसरी लेंथ कितनी, 100 माइनस L1, वो हमको पता है। अब रेजिस्टेंस कैपिटल आर को आपने शंट किया, शंट का मतलब पता है ना, पैरेलल। अगर आपको ये नहीं पता होगा आप आंसर निकाल ही नहीं सकते, तो शंट मैंने बताया था, अच्छे से समझना। तो जब आर को आपने शंट किया एक और इक्वल रेजिस्टेंस से, मतलब एक और आर से, तो नई बैलेंसिंग लेंथ L1 से बढ़ के हो गई 1.6 L1। अच्छा, बड़ी क्यों होगी ये भी आप सोच सकते हैं, पता है क्यों बड़ी होगी? क्योंकि राइट गैप में रेजिस्टेंस आपने कम कर दी, क्योंकि आर को शंट कर दिया आर के साथ, तो इक्विवेलेंट हो जाएगी R/2। पहले आर थी इनिशियल केस में, फाइनल केस में हो जाएगी R/2। तो क्योंकि राइट गैप में आपने क्या कर दी, रेजिस्टेंस कम कर दी, तो ऑब्वियसली जो राइट वाली लेंथ होगी, ये वाली, ये भी आपकी कम होगी, तो ये वाली बढ़ जाएगी। तो L1 से कितनी होगी, 1.6। तो ये सब भी लॉजिकली आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसका, आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 2 इक्वेशंस बनाओ, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक, सिमिलरली सेकंड, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 1 मीटर लेंथ है, और एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है उस वायर के अक्रॉस, मतलब लैम्डा कांस्टेंट है। नीचे जो दोनों सिचुएशन दी है दोनों के लिए, ये कहने का मतलब है उसका। लैम्डा कांस्टेंट क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन किया आपने, लेंथ तो वही है वायर की, तो लैम्डा चेंज हो ही नहीं सकता। और लैम्डा चेंज नहीं हो सकता तो हम ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, मैंने सिखाया था अच्छे से। चेंज भी हो रहा होगा तब भी आप 2 इक्वेशंस बनाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट बस क्लियर रखो या कुछ भी। ठीक है, रटोगे तो सब कुछ गलत कर बैठोगे। तो क्वेश्चन क्या है, 2 सेल्स को जब आपने सीरीज में लगाया, मान लो ईएमएफ E1 और E2 है, पहले में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेट ईएमएफ कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2। तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई आपकी, लेफ्ट एंड से 50 सेंटीमीटर। और जब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, नेट ईएमएफ कितनी आएगी, E1 माइनस E2, मतलब टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E1 माइनस E2। यह सब मैं सिखा चुका हूं। ठीक है, तब आपकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई, 10। रिड्यूस क्यों है समझ में आ रहा है, क्योंकि टर्मिनल्स का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो गया, पहले E1 प्लस E2, बाद में E1 माइनस E2। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा, समझ रहे हो, तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ भी रिड्यूस होगी। ये ऐसे लॉजिकली समझ सकते हो आप हर चीज। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है दोनों ईएमएफ का रेशो बताओ। ठीक है, मैं E1 को बड़ा ले लूंगा, E2 को छोटा, तो सेकंड केस में मैं E1 माइनस E2 लिख दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ऑप्शंस देख के चलो अपने आप आ जाएगा। करें स्टार्ट, चलो इनिशियल ये सिचुएशन है, बोलो क्या इक्वेशन लिखूं, ये बाय ये। अच्छा, बैटरी कैसे कनेक्ट हो रही है दिख रही है, मैंने जब मीटर ब्रिज पढ़ाया था तब मैंने बैटरी नहीं बनाई थी, तो उसका कोई यूज भी नहीं है वैसे। अब वापिस जाके बना लेना, मैंने आज के लेक्चर में बताया भी है कि ए बी ये जो एंड्स हैं इनके बीच में बैटरी लगती है। ठीक है, तो बना लेना जाके जहां मीटर ब्रिज आपने बनाया था। तो बोलो पहले सिचुएशन में क्या इक्वेशन, 5/L1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L1, बराबर है ना। सेकंड केस में ये तो अनचेंज रखा आपने, इसको शंट किया एक और आर के साथ, शंट मतलब पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना, R/2। मैं सीधा लिख रहा हूं। ठीक है, अब कितना हो गया आपका, अब ये हो गया आपका 1.6 L1, तो ये कितना बचेगा आपका 100 माइनस 1.6 L1। ठीक है, क्या इक्वेशन आएगी बोलो, 5 अपॉन 1.6 L1 शुड बी इक्वल टू R/2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, 1/2। अब आगे तो मैथ है, देखो मैंने पहले ही बोला था मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर इनमें मैथ है, डरना नहीं है। करो 1/2, तो 1.6 L1 अपॉन L1 इज इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब कितना आएगा ये, 100 इंटू 1.6,
L1 minus 1.6 L1 square is equal to 200 L1 minus 3.2 L1 स्क्वायर। और आधे लोग डर जाते हैं मैथ देख के, फ्री के नंबर हैं ये सब में अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा। 3.2 उधर ले जाओ तो 1.6 L1 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 L1, तो L1 L1 कैंसिल, ठीक है। तो L1 आपका कितना आ जाएगा 40 अपॉन 1.6, दैट विल बी 25 शायद, हाँ 25 सेंटीमीटर। तो L1 की वैल्यू आ गई। अब किसी एक में L1 डाल दो, इसमें डाल देते हैं फर्स्ट में, तो 5/25 इज इक्वल टू R बाय 75। दोनों सेंटीमीटर में है तो एग्जैक्ट कैंसिल कर सकते हो, R कम्स आउट टू बी 15 ओम। तो आंसर आएगा आपका बी 15 ओम। कर लोगे? बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी कैलकुलेशन है कर लेना। अब आधे लोग सोच सकते हैं, जो मैथ के बहुत विद्वान लोग हैं वो सोच सकते हैं सर ऐसे L1 L1 कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। पर जब आप उधर लेके जाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, L1 इंटू 1.6 L1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो रूट आएंगे, एक आएगा L1 0, L1 0 मतलब बैलेंसिंग लेंथ 0, वो तो पॉसिबल ही नहीं है आपकी, ठीक है। और दूसरा रूट हमने लिया, ठीक। मेडिकल वालों को तो मान गए, हाँ ये ऐसे होता है, L1 से L1 ऐसे कैंसिल होता है, ठीक है। पर एग्जैक्ट ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब दो रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक दिख रही है ना, दो रूट आएंगे तो L1 0 आएगा, एक आएगा L1 इज इक्वल 1.6। 0 तो आ ही नहीं सकता, बैलेंसिंग लाइन 0 कैसे हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा हमने ले लिया 40 अपॉन 1.6, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे? 2 में पिक्चर अपने दिमाग में बनाओ, डायग्राम अपने दिमाग में खुद बनाओ। तो डायग्राम जब आप बनाओगे आपको एक चीज दिखेगी, एक वायर दिखा, सेकेंडरी सर्किट में दो सेल्स आपको दिखेंगी E1 E2। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आप अपने मन में डायग्राम बना सकते हो दिमाग में, ठीक है। एक सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, मैं आपको अच्छे समझाने के लिए बना देता हूं। मैं प्राइमरी सर्किट नहीं बना रहा हूं, सिर्फ सेकेंडरी बना रहा हूं। ए बी, ये दो सेल्स E1 E2 क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल। और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, पर वो उसका मतलब ही नहीं है जब तक एक्सटर्नल नहीं लगाओगे आप, ठीक। तो पहले केस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, दूसरे केस में एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। ये E1, ये आपका E2। कंसेप्ट बस क्लियर रखो, सब होगा, ठीक। ये है दो सिचुएशंस। तो पहले में बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई आपकी 50 सेंटीमीटर, और दूसरे में बैलेंसिंग लेंथ आपकी आई 10 सेंटीमीटर। क्या लैम्डा सेम होगा? बिल्कुल, क्योंकि आपने ए बी के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया और लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो लैम्डा विल बी सेम, है ना। तो क्या इक्वेशन आएगी पहले में, बोलो? टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अब तो पूरा एक्सपर्ट हो गए होगे, दैट विल बी E1 प्लस E2। केवीएल लगा के देख लेना, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इस AC के अक्रॉस जो होगा वो आएगा, और AC के अक्रॉस कितना होगा? लैम्डा इंटू बैलेंसिंग लेंथ विच इज 50। यूनिट्स का ध्यान देना, मैं सेंटीमीटर में ही ले रहा हूं क्योंकि रेशो में कैंसिल हो जाएगा। सेकंड केस में टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E1 माइनस E2, क्योंकि अपोज कर रही हैं, दैट विल बी लैम्डा सेम मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ विच इज 10, और ये भी सेंटीमीटर में, रेशो लो। सो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, दैट विल बी 5। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, E1 प्लस E2 विल बी 5E1 माइनस 5E2, तो 6E2 इज इक्वल टू 4E1। क्या पूछा था उसने? E1 बाय E2, दैट विल बी 6/4 विच इज 3/2, ऑप्शन बी। कर लोगे? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल भी बना सकता है वो, बस कंसेप्ट क्लियर रखो तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली आपका 20 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा जल्दी होना चाहिए था पर कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको रजिस्टर के सर्किट सॉल्व करने आने चाहिए, KCL, KVL, क्योंकि अल्टीमेटली वो वापस लगाएंगे हम कैपेसिटर में, इसलिए मैंने कैपेसिटर पहले नहीं पढ़ाया था, पहले रजिस्टर पढ़ा दिया। तो KCL KVL अच्छे से पढ़ लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है वो पढ़ लो, वहां पे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सब कुछ सीखेंगे। और फिर जब एक बार कैपेसिटर हम पढ़ चुके होंगे, तब आएगा एडवांस के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आरसी सर्किट, मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों एक साथ लगे होंगे सर्किट में। कुछ लोगों ने बुक्स में देखे होंगे, एससीवी में क्वेश्चन है उसके, रजिस्टर और कैपेसिटर एक साथ लगे होंगे सर्किट में, मतलब एडवांस का सबसे फेवरेट पार्ट है वो आरसी सर्किट। ठीक है, वो पढ़ेंगे जब हम कैपेसिटर पूरा अच्छे से पढ़ चुके होंगे, क्या होता है कैसे होता है वो, और उसके बाद आरसी सर्किट। ठीक है, नीट में आज तक आरसी सर्किट का क्वेश्चन नहीं आया, पर हाँ टेस्ट सीरीज में उनके लिए आएगा, तो सब कुछ पढ़ना है उनको, छोड़ना कुछ नहीं है। जो मैं बोर्ड पे बोलूंगा कि ये नीट वालों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो उनको नहीं पढ़ना है, वो छोड़ देना है। ठीक है, पर जो मैं बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज के पर्पज से पढ़ो, तो वो पढ़ना है उनको ऐसा। ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेना, पर नीट में अगर वो आने वाला है, मैं बोल रहा हूं कि वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और बहुत मुश्किल कभी भी नहीं आएगा। तो जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं इस लेक्चर में, आपको जो भी बहुत मुश्किल चीजें लगी होगी वो छोड़ भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि वो नीट में नहीं आने वाला। पर एडवांस वालों को सब पढ़ना है, ए टू जेड हर चीज पढ़नी है उनको। ठीक है, तो चैप्टर आपका खत्म। थोड़ी बहुत एक दो चीजें छोटी रह गई होंगी मुझसे, तो वो मैं बीच बीच में कैपेसिटर में आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे बची नहीं है कुछ भी। चलो, तो बाकी कल से स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। कल मतलब वेडनेसडे से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज कैपेसिटर। 7-8 दिन लगेगा उसमें, मतलब 10 तक मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और छोटा सा चैप्टर ग्रेविटेशन, जो मैंने छोड़ा हुआ था, जो 11th में पढ़ते हैं, पर मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि आप अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो उनके लिए ग्रेविटेशन बच्चों वाली चीज है। बस उसमें सैटेलाइट वेटेलाइट नया है, वो सब हम पढ़ेंगे उसमें, पर उससे भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई भी एग्जामिनेशन हो। छोटा सा चैप्टर है, बच्चा सा, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से अगले सारे चैप्टर्स पढ़ना, सारे के सारे अब जो बचे हैं आपके, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो उसको पूछो, पर अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। चल।